हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो भी एमसीक्यू वीडियो है। एग्जिट एग्ज़ाम एमसीक्यू फार्माकोग्नोसी। इसमें कोई टॉपिक नहीं लिया, यहाँ पे फार्माकोग्नोसी के कुछ एमसीक्यूज़ मेरे को मिले थे, तो वो मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। The average seed size are propagated by placing in holes. The method is known as। जो सीड्स को प्रोपेगेट करने मतलब प्लेस करके होल्स में जो है वो सीड्स को लगाने का मेथड को क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, ग्राफ्टिंग या लेयरिंग। तो जी इस मेथड को बोलते हैं हम डिबलिंग। क्या बोलते हैं? डिबलिंग इस मेथड को बोलते हैं। डिबलिंग क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है। अगर यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा, मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि डिबलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि एक छेद किया जाता है ज़मीन में, और मतलब कि जैसे इसको खंचौता या ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मतलब एक तरह से ये लोहे का होता है, ये जो बनाया मैंने। ठीक है, इसे छेद करके जो है सीड डालोगे आप होल करके, फिर उसके बाद आप इसको मिट्टी से कवर कर देते हैं। और जो इस एक में जो इक्विपमेंट यूज़ होता है उसको डिबलर बोलते हैं। ये लिखा है। तो डिबलिंग प्रोसेस होती है जिससे जो है हम होल्स डाल के जो है सीड्स को प्रोपोगेट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गेव द टर्म फार्माकोग्नोसी। ये शायद एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि किस फार्मासिस्ट ने जो था फार्माकोग्नोसी की टर्म दी थी। तो वो सेडलर थे जिन्होंने फार्माकोग्नोसी की टर्म दी थी। और सेडलर के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। दो साइंटिस्ट के बीच में था कि किसने दी थी किसने नहीं, उसके बीच में मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में। अगर आप हिस्ट्री में देखोगे मेरी में, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्यों वो थे और क्यों नहीं थे। तो सेडलर हैं जिन्होंने टर्म दी थी फार्माकोग्नोसी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ गया था कि सेडलर को जो है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी माना जाता है। ठीक है, लेकिन जो इंडिया के जो फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी हैं वो है डॉक्टर चंद्र आगे में लिखा है, हाँ, डॉक्टर चंद्रकांत कोटेट। जो इसके ऊपर जिनके ऊपर मैंने आगे क्वेश्चन बताया है, लेकिन फिर भी मैंने इसको पहले आपको बता दिया, लास्ट में क्वेश्चन बनाया। ठीक, तो ये है टर्म फार्माकोग्नोसी के फादर वैसे सेडलर हैं, लेकिन जो इंडियन फार्माकोग्नोसी के फादर हैं वो बताए हैं चंद्रकांता कोटेट। ठीक है, डॉक्टर चंद्रकांत कोटेट। ठीक है, प्रोफेसर थे वो आगे मैं बताऊंगा क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा जाता है? तो सेडलर को, चरका को, सुश्रुता को, हिपोक्रेटिस को। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सुश्रुत को जो है वो फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। एंशियंट इंडियन ब्राह्मण थे ये, फिजिशियन थे और वर्ल्ड फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन थे जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। इन्होंने जो था सर्जिकल प्रोसीजर जो थे और इक्विपमेंट्स वगैरह इन्वेंट किए, और फेमस ट्रेटीज एस्क्रिप्ड टू हिम। ठीक है, एक ट्राइटीज़ होता है निबंध, एस्क्राइब्ड मतलब उन्होंने लिखा, जिसको हम बोलते हैं, आज भी हम जानते हैं, सुश्रुता संहिता। इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स के बारे में, आई थिंक 1000 से ऊपर मेडिसिन्स होंगी जिनके बारे में उन्होंने लिखा था। और इन्होंने एक और जो थी वो सर्जरी बताई थी, जिसका मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा। आर से इसका नाम था, राइनोलॉजी या ऐसी जैसी थी, मतलब नोज़ की सर्जरी थी वो, नोज़ से रिलेटेड। तो इसमें नोज़ की ब्रीथिंग मतलब जो अच्छे से नहीं हो पाती थी किसी की, मतलब जो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाता था, कर पाते थे, तो उनके लिए सर्जरी उन्होंने बनाई थी। और नोज़ की शेप को चेंज करने के लिए बनाई थी। किसी को अगर दिक्कत थी अपने नोज़ से तो उसकी जो शेप जो थी वो चेंज करवा सकते थे। ठीक, उसके ऊपर इन्होंने जो थी वो सर्जरी जो थी वो मतलब बनाई थी। प्लास्टिक सर्जरी इन्होंने फर्स्ट टाइम जो थी वो बताया था प्लास्टिक सर्जरी के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सॉरी, द क्लासिफिकेशन सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ कैम, कहाँ पहुँच गए, आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। आयुर्वेद जो फार्माकोपी ऑफ इंडिया है उसने कौन सी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को जो है वो अडॉप्ट किया है? तो इसमें आता है आंसर डी, अल्फ़ाबेटिकल जो है वो उसको जो है अडॉप्ट किया है। आंसर डी इज़ करेक्ट। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द क्लासिफिकेशन सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ केमिकल टाइप ऑफ कंपाउंड एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लांट इज, मतलब वो क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर से मिक्स हैं एमसीक्यू, आप ऐसा सोच सकते हो, जो बच गए होंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ केमिकल टाइप ऑफ कंपाउंड एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लांट, मतलब जिसमें उस क्लासिफिकेशन में जो है वो केमिकल टाइप को भी कंपैरिजन किया और इवोल्यूशन ऑफ प्लांट के बारे में भी कंपैरिजन किया। तो वो कौन सी जो है वो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, केमिकल, टैक्सोनॉमिकल, कीमोटैक्सोनॉमिकल या मॉर्फोलॉजिकल? तो वो है कीमोटैक्सोनॉमिकल, जिसमें केमिकल के बारे में भी, केमिकल जो सिस्टम है उसको भी जो है एक बराबर का दर्जा दिया है, और जो टैक्सोनॉमिकल है उसको भी बराबर, मतलब केमिकल और टैक्सोनॉमिकल दोनों को कंबाइन करके कीमोटैक्सोनॉमिकल बना दी, जिसमें केमिकल टाइप ऑफ कंपाउंड है, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट के बारे में जो है वो कंपैरिजन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ऑल आर टाइप ऑफ एसेक्सुअल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक्सेप्ट, ठीक है, कि सभी जो है वेजिटेटिव एसेक्सुअल मेथड होता है कि मतलब जिसमें सेक्सुअली जो है कोई भी मतलब रिप्रोडक्शन नहीं होती है, ठीक है, तो उसको एसेक्सुअल बोलते हैं। मतलब एसेक्सुअल वो हो जाता है कि जिसमें सेक्स की डिज़ायर नहीं है, ठीक है, वो मतलब सेक्सुअल उसमें कांटेक्ट नहीं है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी हाँ, एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, ठीक है। तो सीड प्रोपगेशन मेथड क्या ये है, नेचुरल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड, एस एस सॉरी एसिपिटिक मेथड, एसिपिटिक मेथड, कभी कभी देखो बोलने में गड़बड़ हो जाती है। अच्छा हाँ, तो कौन सा जो है वो एसेक्सुअल मेथड ऑफ वेजिटेशन, मतलब सभी एसेक्सुअल मेथड ऑफ वेजिटेशन, लेकिन एक नहीं है इनमें से, तो वो है एक जो नहीं है वो है सीड प्रोपगेशन मेथड, जो कि सेक्सुअल मेथड है। सेक्सुअल प्रोपगेशन इन्वॉल्व्स द यूनियन ऑफ पॉलन, जो मेल है, विद द एग फीमेल के साथ, टू प्रोड्यूस अ सीड, ठीक है। पॉलन एंथर्स जो भी है वो फीमेल जो एग है मतलब उसके साथ जो फिर प्रोड्यूस करते हैं सीड, और फिर वहाँ से जो होती है वो सीड्स के मतलब फिर आगे जो है वो भी प्लांट, मतलब छोटा सा पौधा बन के फिर आगे प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो बाकी सभी ए सेक्शुअल हैं, लेकिन ये जो है वो सेक्शुअल है, ए वाला, ठीक है। तो ऑप्शन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन से इसमें से सेक्शुअल है मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो सीड प्रोपोगेशन जो है मेथड जो है वो सेक्शुअल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। नेक्स्ट है ऐश वैल्यू इंडिकेट। ऐश वैल्यू किस चीज़ को इंडिकेट करती है? प्रेजेंस ऑफ सिलिकेट ऑक्सीलेट फॉस्फेट्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लांट, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सेल एंड टिश्यूज, प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ऐश वैल्यू क्या होती है? मतलब जो रेजिड्यू बचता है आफ्टर, जब भी आप बर्निंग करते हो किसी भी केमिकल की, किसी भी ड्रग की, तो जो आपके लास्ट में जो है आपके पास रेजिड्यू बचता है उसी को ऐश बोलते हैं, और वही ऐश वैल्यू वहाँ से इंडिकेट होती है। तो इसमें जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ सिलिकेट ऑक्सीलेट और फॉस्फेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। बेसिकली मेन जो होता है वो जो ऐश होती है, ठीक है, जो ड्रग्स की, उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, मेन बता रहा हूँ, जो मेन होता है वो कार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन बाकी सिलिकेट्स, ऑक्सीलेट और फॉस्फेट्स जो है वो अदर जो है वो केमिकल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है एट्थ, बसाका इज़ यूज्ड इन कफ बिकॉज इट कैन डायलेट द ब्रोंक्यूल्स स्मूथ मसल, मेंशन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। किस क्लासिफिकेशन सिस्टम में आती है? अल्फ़ाबेटिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल? तो बसाका जिसके बारे में जिसका सभी ने देखा होगा, मेरे अकॉर्डिंग ये है, मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि सभी ने देखी होगा। ये जो ड्रग है लगभग बहुत इजीली ये अवेलेबल होता है, पहाड़ी साइड्स में तो काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। बाकी कोई शहर में है तो उसने नहीं भी देखा होगा, ठीक है। तो मतलब जो बसाका ड्रग है वो ब्रोंक्यूल मसल, ये मैंने बताया भी आपको, ठीक है, ब्रोंक्यूल मसल, ठीक है, जो लंग्स के अंदर होती है उसको जो होता है डायलेट करती है। तो ये किस में आता है? तो ये फार्माकोलॉजिकल में जो है वो आता है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल का ही अर्थ होता है कि जो कि बॉडी के अंदर जाके सिस्टम में जो है किसी भी साइट ऑफ एक्शन के ऊपर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे जो है वो अपना इफ़ेक्ट शो करे ड्रग, उसी को फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बसाका के जो अ, है वो किस में आता है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आता है, क्लासिफिकेशन में आता है। नेक्स्ट है नाइन्थ, सीड एंड फ्रूट ड्रग शुड बी कलेक्टेड व्हेन दे आर। तो सीड्स और फ्रूट ड्रग्स को कब कलेक्ट किया जाता है? फुली ग्रोन एंड राइपन्ड, इमेच्योर एंड राइपन्ड, फुली ग्रोन एंड अनराइप, इमेच्योर एंड अनराइप। तो बहुत सिंपल है कि जब वो फुली ग्रोन और राइपन्ड होंगे, पक जाएंगे और अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे, तभी हम किसी भी फ्रूट और ड्रग को जो है वो
फ्रूट ड्रग को जो है वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट मैकेनिकल डैमेज टू द प्लांट। प्लांट को मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। वी शुड अवॉइड केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट नो टॉक्सिक बीड मिक्स विद हार्वेस्टेड मेडिसिनल प्लांट। कि मतलब हार्वेस्टेड जो भी है मतलब मेडिसिनल प्लांट्स में कोई भी टॉक्सिक बीड्स ना मिलाई जाए, ठीक है। तो क्या हम ऐसा करते हैं मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए, या स्टैकिंग अप ऑफ सैक्स। तो स्टैकिंग अप ऑफ सैक्स का मतलब होता है यहाँ पे कि बोरियों में उनको बांध के रख देना, या प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पिस्ट माइस एंड रोडेंट्स, ठीक है। मतलब कीट पतंगों से या चूहों वगैरह से उसको बचाना, या मस्ट बी क्लीन्ड एंड क्लियर। यहाँ पे क्लीन के आगे क्लियर भी था ऑप्शन में। तो क्या होना चाहिए मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए, तो ऑप्शन बी स्टैकिंग अप ऑफ सैक्स, ठीक है। मतलब बोरों में जो है भर के, बोरियों में भर के जो है उनको रख देना चाहिए, उससे वो मैकेनिकल डैमेज से बच जाती है फसल आपकी, ये प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रिंसिक फैक्टर अफेक्टिंग द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट को इफेक्ट करने वाला एक इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सा है, अंदरूनी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। फर्स्ट है रेनफॉल, सॉइल, पॉलीप्लॉइडी या टेम्परेचर। तो इसका आंसर आता है पॉलीप्लॉइडी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पॉलीप्लॉइडी जो होती है एक कंडीशन होती है जिसमें सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म है मोर देन वन पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो है इन विच द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म है मोर देन वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में, ठीक है, इन विच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है मोर देन वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम से ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो क्रोमोसोम कैसे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस का मतलब होता है जो कि फिजिकली सेम होंगे बट जो केमिकली जो है वो मतलब डिफरेंट एक्शन करते हैं। मतलब फिजिकली तो वो बाहर से सेम है देखने में, लेकिन वो केमिकली अलग अलग ही एक्शन करेंगे। तो मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब ये हो गया कि अगर एक पेयर से ज़्यादा है तो वो बेशक वो पेयर सेम है देखने में, लेकिन वो फंक्शन जो है वो अलग अलग करेंगे, ठीक है। केमिकल्स नहीं, यहाँ मैंने गलती से केमिकल बोल दिया। मतलब होमोलोगस वो होते हैं जो फिजिकली सेम होते हैं लेकिन फंक्शन उनके अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है कोरस सैंड हैज़ डायमीटर। जो मोटे मोटे दानों की तरह होते हैं ना सैंड, उसके क्या डायमीटर होता है, तो उसका डायमीटर होता है 0.2 टू 2.0 mm। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन नहीं होता है, इनमें से कौन नहीं है, आयरन, बोरॉन, कॉपर, फास्फोरस, ठीक है। कौन सा नहीं है, तो इसमें से जो है वो फास्फोरस जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, क्योंकि ये जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो फास्फोरस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। बाकी जो बचते हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, आयरन, बोरॉन, कॉपर। तो ये जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है, जो फास्फोरस है। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी को जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैक्रो होते हैं। माइक्रो जो स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, ये essential nutrients the body needs in large quantity to remain healthy. Macronutrients provide the body to energy, help prevent disease and allow the body function correctly। मतलब बता दिया मैंने, मैक्रो जो ज़्यादा अमाउंट में और जो माइक्रो जो कम अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो फास्फोरस माइक्रो में आता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। कौन सा जो है वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। कौन सा जो है इनमें से सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, तो सल्फर जो है यहाँ पे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सल्फर इज द सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। कैसे, सल्फर और कैल्शियम और मैग्नीशियम ये आते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में, और प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं आई थिंक आयरन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और आयरन, ये प्राइमरी में आते हैं। जो ए बी सी हैं ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो अगर प्राइमरी का पूछा जाए तो आपके पास ये आ जाएगा, और सेकेंडरी का पूछा जाए तो सल्फर आ जाएगा। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट स्लाइटली लिमिट क्रॉप ग्रोथ एंड मॉडिलिटी रिक्वायर्ड बाई प्लांट। जो कि स्लाइटली लिमिट क्रॉप ग्रोथ से होते हैं और मॉडिलिटी रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट के द्वारा जो होते हैं वो
उतने ही एक लिमिटेड अमाउंट में जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल ऑक्सीन। कौन सा जो होता है नेचुरल ऑक्सीन नहीं होता है, मतलब जो नहीं होता है नेचुरल ऑक्सीन, ठीक है, वो सिंथेटिक होगा, बेसिक सी बात है। बाकी बचेंगे नेचुरल, तो घुमा के ये भी आ सकता है कि कौन सा नेचुरल ऑक्सीन होता है, बीच में कोई मतलब सारे सिंथेटिक डाल देंगे, बीच में एक नेचुरल, तो यहाँ पे कि कौन सा नेचुरल नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं होता है, तो जो बाकी बचेंगे मतलब जो नहीं होता वो सिंथेटिक है, बाकी नेचुरल। तो फर्स्ट ए इंडोल एसीटोनाइट्राइल, बी है 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, या इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, या डी फिनाइल एसिटिक एसिड। सबसे पहले ऑक्सिन्स क्या होते हैं। ऑक्सिन इज़ अ की रेगुलेटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और चेस्ट्रेटिंग सेल डिवीजन एलोंगेशन और डिफरेंशिएशन एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट रूट एंड स्टेम ट्रॉपिज्म्स एपिकल डोमिनेंस एंड ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग। मतलब सिंपल आपने याद रखो कि ऑक्सिन क्या होते हैं, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। बाकी तो एक खिचड़ी है कि किस किस के लिए होते हैं, आप इतना याद रखो कि प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। पूरी प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है ऑक्सिन के कारण होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कि आई इज मोस्ट एबंडेंट नेचुरल अकरिंग ऑक्सिन इन प्लांट्स इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है वो नेचुरली अकरिंग जो है वो ऑक्सिन है। तो यहाँ पे अब आते हैं ऊपर के ऊपर कि कौन सा नेचुरल अकरिंग नहीं है। तो ऑप्शन सी इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड जो है वो सिंथेटिक है। ये नीचे मैंने लिखा भी, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, एन ए नेप्थिलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड आर सिंथेटिक ऑक्सिन्स, ठीक है। तो ये नेचुरल ऑक्सीजन जो होते हैं वो नेचुरली प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्रॉम अ प्लांट से, ठीक है, जो नेचुरली ही हमें आकर होते हैं। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। तो कौन, हिपोक्रेटस, कार्लिनस, एरिस्टोटल, डॉक्टर चंद्रकांत कोटेट। तो डॉक्टर चंद्रकांत कोटेट ही जो है वो इसके इंडियन के जो फार्माकोग्नोसी के फादर हैं। प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांत कोटेट हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी सेड वेल्थ ऑफ इंडिया इज stored in the enormous amount of flora and fauna that has been gifted to her। तो इंडिया की जो वेल्थ है, इंडिया की जो सब कुछ धनराशि, एक तरह से धन संपत्ति, वेल्थ का मतलब होता है पूरी जो भी धन संपत्ति एक तरह से, ठीक है, वो किस में है, एनॉर्मस अमाउंट। एनॉर्मस होता है बहुत ही भव्य विशाल रूप से, फ्लोरा और फाउना में है, जो कि इंडिया के द्वारा ही गिफ्टेड है। तो फ्लोरा और फाउना क्या चीज़ है। फ्लोरा इज़ द प्लांट लाइफ, फाउना रेफर्स टू द एनिमल। फ्लोरा जो है वो वनस्पति, और जो फाउना है वो जीव, जीव और वनस्पति है जो है वो हमारी जो वेल्थ है, भारत की जो वेल्थ है, भारत की जो एक तरह से मतलब धन्य राशि या धनराशि के नहीं, आप और रूप में इसको ले सकते हैं, मतलब वेल्थ। अभी मेरे पास एक मतलब करेक्ट वर्ड नहीं आ रहा है इसका, बाकी चलो फिर बीच में आता है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो फ्लोरा जो है प्लांट लाइफ है, फौना जो है वो एनिमल्स हैं। फौना डिराइव्स फ्रॉम द नेम ऑफ रोमन गॉडेस, के नाम से फौना जो है वो डिराइव किए। बट द हैंडीएस्ट वे टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फौना इज़ दैट फ्लोरा साउंड्स लाइक फ्लावर। फ्लोरा जो होता है वो फ्लावर की तरह साउंड करता है। फ्लोरा फ्लावर एक ही चीज़ है ना, एक तरह से आती है आवाज़। और फौना का मतलब होता है साउंड्स लाइक फॉन, मतलब फॉन क्या होते हैं, पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। तो यही थे गाइस आज की वीडियो में। थैंक यू, आई होप यू ऑल लाइक माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी अगर कमेंट कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट